फिल्म प्रोडक्शन कमेटी से जुड़ी रही हैं। मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑफ एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी टीचिंग सन 2001-2 में। साथ ही आप वत्सल निधि, जो हिंदी के जाने माने जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वत्सल निधि के आप मेंबर एवं सेक्रेटरी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अनेक अन्य विश्वविद्यालयों की करिकुलम डेवलपमेंट समितियों से आपका जुड़ाव रहा है। समय समय पर आपको अनेक पुरस्कारों सम्मानों से विभूषित किया गया। चंद के नाम लूं मैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, भारत सरकार प्रदत्त भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार सन 2002 में स्त्री घोष के लिए एवं 2009-10 में समाचार बाजार की नैतिकता के लिए आपको प्रदान किया गया। आप साहित्य श्री सम्मान विभूषित हैं। साथ ही सिल्वर मेडल अखिल भारतीय प्रेमचंद रचनात्मक पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया। और आज आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज जिस विषय पर आप संबोधित करेंगी हमें, वह विषय है साहित्य में विवादित स्वर। आपका बहुत बहुत स्वागत। आभार कि आप आई। मैम, मंच आपको सौंपती हूँ। और मैम, एक इतना बोलने के बाद भी 3 शब्द: सहजता, विद्वता और कर्मठता की त्रिमूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। स्वागत है मैम, स्वागत। धन्यवाद इतने विस्तृत और इतने सुंदर परिचय के लिए। और रामानुजम कॉलेज और इस आभासी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए समस्त प्रतिभागीगण, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। एक तो बड़ा आत्मीय आमंत्रण मिलता है और दूसरा अपनी ही फैटर्निटी के लोगों से, आप लोगों के बीच आकर के हम भी समृद्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। आज का जो विषय है मैंने बहुत सोच समझ करके लिया है। कुछ इस दिशा में काम भी कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ आपके साथ आज साझा भी करूं। विवाद और आज का जो माहौल है, जिस टेक्नोकल्चर के युग में हम जी रहे हैं, जब मीडिया का पूरा संजाल आपकी हथेली पर चलता है और लगातार हम पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म से एक साथ जुड़ सकते हैं, तो उन सभी प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि कभी कभी विवाद के स्वर आपको सुनाई पड़ जाते हैं। कभी कभी क्यों कहूं, अक्सर ही आपको विवादित स्वर सुनने को मिलते हैं। मीडिया में विवाद, फिल्मों की दुनिया में विवाद, राजनीति में विवाद और साहित्य का क्षेत्र भी विवादों से अछूता नहीं है। साहित्य का अपना राग होता है मित्रों, और साहित्यकारों के भी अपने अपने राग होते हैं। साहित्य के फलक पर उन रागों में कभी कभी विवादी स्वर भी लगते रहे हैं। और जब मैं इस पर काम कर रही थी तो मुझे लगा कि संगीत शास्त्र में भी एक विवादित स्वर का जिक्र होता है, और संगीत शास्त्र में विवादी स्वर को व्याख्यायित किया गया है। वह विवादी स्वर को शत्रु तुल्य विवादिनः कहकर उसे राग का शत्रु कहा गया है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है संगीत शास्त्र में कि कभी कभी कुशलता पूर्वक, सावधानी के साथ, सजगता के साथ अगर विवादी स्वर का क्षणिक प्रयोग किया जाए तो राग में एक विचित्रता पैदा कर सकता है और राग की रंजकता में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन यह भी कहा गया कि यदि गायक कुशल न हुआ और उसने विवादी स्वर का प्रयोग बहुत लापरवाही से अगर कर दिया और विवादी स्वर लगाया, तो राग का समूचा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। और इसी भूमिका के साथ अगर मैं कहूं कि हिंदी के साहित्यकार भी साहित्य की राग भूमि पर विवादित स्वर लगाते रहे हैं, कभी रचना की मांग पर, कभी साहित्यकार की मांग पर, कभी पत्रिका की मांग पर, कभी समय की मांग पर। और आज के बहुत सारे रचनाकार कई बार इस लोभ में आ जाते हैं और विवादी स्वर की मांग करने लगते हैं। उनकी दृष्टि में विवादी स्वरों के जरिए वो लोकप्रियता की ऊंचाई प्राप्त कर लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अपनी मंजिल पर पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक उपन्यासकार है और उनका जब पहला ही उपन्यास छपा तो उन्होंने अपने एक पत्रकार मित्र से कहा कि मेरे उपन्यास की प्रतियां चौराहे पर जलवा दो और विवाद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी ये राय थी कि इससे वो बहुत पहले ही उपन्यास से चर्चित हो जाएंगे और चर्चित होंगे तो लोकप्रिय होंगे, लोकप्रिय होंगे तो साहित्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
तो साहित्य का जो फलक है, और मैं कहूं, अगर मैं स्वाधीनता से आंदोलन के पहले की बात करूं, तो साहित्यिक पत्रकारिता का फलक, चाहे पहले हो चाहे आज का हो, समय समय पर अगर आप देखें विवादों से फलता फूलता रहा है। हम सब, बहुत सारे विद्यार्थियां भाषा और साहित्य से होंगे, वो सब इस बात से परिचित होंगे। विवादों पर चर्चा और परिचर्चा का दौर जो है साहित्य की दुनिया में चहल पहल भी बनाए रखता है। और कई बार अगर विवाद प्रखर और तार्किक विवेक की कसौटी पर खरे उतर सकें, तो इन विवादों से साहित्य की एक सचेत और जागरूक पीढ़ी भी तैयार होती है। और मुझे लगता है इस तरह के विवादों का स्वागत होना ही चाहिए। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं और पत्रकारिता की बात करूं, क्योंकि आजादी से पहले साहित्य और पत्रकारिता में कहीं कोई भेद नहीं था। पत्रकारिता को लिटरेचर इन हेस्ट, जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य माना जाता था, और उस पत्रकारिता के पन्नों पर अनेक विवादों का इतिहास दर्ज है। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जब ये बात होती है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और भाषाओं की बात बहुत हो रही है, लेकिन भाषा को लेकर के आज एक जो लापरवाही जो है, वो चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी हो, वो हमारे देखने में आ रही है। लेकिन एक समय था कि जब हिंदी में साहित्य के फलक पर कभी कभी व्याकरण और भाषा के सवालों पर विवाद होता था। यानी भाषा का जो गढ़ाव हुआ है, हिंदी का जो गढ़ाव है, हिंदी जिस तरह से निखर करके परिष्कृत होकर के एक मानक रूप में अगर आज आपके सामने है, तो उसके पीछे भाषा और व्याकरण को लेकर के बहुत सारे, एक नहीं कई विवाद है। उर्दू हिंदी का विवाद रहा, ब्रजभाषा खड़ी बोली का विवाद रहा, अस्थिरता शब्द का विवाद रहा, जिसकी मैं चर्चा विस्तार से आज करने वाली हूं, शेष अशेष का विवाद रहा। तो कभी भाषा और व्याकरण को लेकर के हिंदी साहित्य के फलक पर विवाद हुए, और कई बार शील और अश्लील का प्रश्न भी विवादों के घेरे में रहा। और ये मुझे लगता है सामाजिक फ्रंट पर भी विवादों के घेरे में रहता है। फिल्मों की दुनिया हो, जब दीपिका पादुकोण का माई चॉइस जब वीडियो आया था, तो इस तरह की बातें तब भी विवादों के घेरे में रहती है। और कभी कभी साहित्य में विवाद अपने को जमाने के लिए और किसी को उखाड़ने और पछाड़ने के लिए भी होते हैं, और इस तरह उखाड़ने पछाड़ने के लिए भी लंबी लंबी बहसों का और विवादों का, संवादों का सिलसिला साहित्य के फलक पर चला है। अगर मैं बात करूं अज्ञे की कृति शेखर एक जीवनी, जो साहित्य के नहीं है, जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर, उन्होंने भी इस कृति का नाम सुना होगा, शेखर एक जीवनी, और जिसमें भाई बहन के संबंधों के त्रिकोण को लेकर के खासा हंगामा हुआ था। कृष्णा सोबती की बात करूं तो जिंदगी नामा की बात करूं, या मित्रों मरजानी की बात करूं, तो वहां पर भी कई शब्दों को लेकर के विवाद हुआ और बोल्ड लेखिका उनको कहा गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास चितकोबरा की अगर बात करूं, तो चितकोबरा में सेक्स संबंधों और उस तरह के उपन्यासों में, और उनके तमाम उपन्यासों में जो इस तरह का चित्रण है, उसको लेकर के भी हिंदी में खासा विवाद हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास, सलमा कबूतरी, इदनम और बहुत सारे उपन्यास जो कि सेक्स प्रसंगों के कारण उनकी आलोचना होती रही है। और इधर की और तमाम लेखिकाएं हैं इस समय जो मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग कर रही हैं, और शायद आपके बीच में अगर आई हूं तो उस तरह का जिक्र मैंने भी कभी किया होगा कि इसको लेकर के भी आलोचना या आरोप लगते रहते हैं, विवाद की भूमिका बन जाती है। तो मिशन युग की जो पत्रकारिता थी, जो आजादी के पहले की पत्रकारिता थी, और जहां पर प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता की प्रवृत्ति बहुत दिखाई देती थी, और आज भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कोई 21वीं सदी की या 20वीं सदी की चीज हो, 19वीं सदी में भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। प्रसार संख्या बढ़ाने में विवाद हमेशा मददगार रहे। हम आज जब वर्तमान मीडिया के पर बातचीत करते हैं या पत्रकारिता पर बातचीत करते हैं, तो हम कहते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया ऐसा कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो है अपनी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए विज्ञापन की होड़ में, क्योंकि विज्ञापन जो है मीडिया की रीढ़ है, इसलिए वो विवाद का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हंस में 1933 में प्रेमचंद ने विवाद का जिक्र किया है, और वो किस लिए किया है वो जरा देखने वाली बात है। वहां पर उन्होंने एक बार लिखा था कि प्रतियोगिता के इस युग में पत्रकाएं भी अपने मालिकों और व्यवस्थापकों के हित में
लाभ बढ़ाने के लिए दूसरे व्यवसायों के द्वारा जो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं उनका वो इस्तेमाल करती हैं। और इसी में उन्होंने कहा कि कभी किसी प्रकार का विवाद छेड़ दिया जाता है या फिर कला के नाम पर अर्धनग्न तस्वीरें छापी जाती हैं। ये बात हंस में प्रेमचंद ने अगस्त 1933 में कही थी। और आप देखिए कि साहित्य के फलक पर लगातार जितने तरह के आंदोलन आते हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन को भी तलवार की धार पे चलना होता है, आग से गुजरना होता है। तो ये बात और है कि जब हम कहते हैं कि आंदोलन तो मौसमी बुखार की तरह से आते हैं और चले जाते हैं, और साहित्य में भी ऐसा ही हुआ है। अगर मैं बात करूं तो धर्मयुग, जो कि सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता का एक मानक था, उसमें धर्मवीर भारती ने एक टिप्पणी की थी 1974 के आसपास। वो जो नई पीढ़ी जो आ रही थी साहित्य में, और उस पीढ़ी को लेकर के धर्मवीर भारती बहुत उत्साहित रहते थे और कहते थे जो नई पीढ़ी है, जैसे लगता है कि हवा में एक नए मौसम की महक है, वो नई पीढ़ी के लिए कह रहे थे, साहित्य किया वो हवा में। और वहां उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अब जो समय आ गया है वो ये समय है जो नई पीढ़ी आ रही है। एक अरसे से 1974 में ये बात धर्मवीर भारती कह रहे हैं कि एक अरसे से रोज पैदा होने वाले, रोज मरने वाले आंदोलन, मतलब जो आंदोलन हो वो उसमें भी विवाद रहे, और उनके छोटे छोटे स्वयंभू जो नेता थे, उनके असंगत आवेशों की एक रस्ता, यानी जो विवाद चले वो उनके असंगत आवेश उन विवादों में दिखाई दिए। और धर्मवीर भारती ने कहा 1914 में उनकी एक रास्ता खत्म होने लगी है, एक ठहराव उनको दिखाई देने लगा था। तो छोटी बड़ी पत्रिकाएं जो साहित्यिक लेखन में रहीं, उन्होंने विवाद चलाए साहित्यिक पत्रिकाओं ने, लेकिन धीरे धीरे करके 1974 के आसपास जो एक पीढ़ी आती है साहित्य में, और वो बहुत जागरूक पीढ़ी थी, और उस तरह की चीजों को कई बार जो विवाद सही नहीं होते थे उनको धर्मवीर भारती कहते हैं रद्दी की टोकरी में वो फेंक देता था, और उसकी प्रतीक्षा ये थी कि कहीं कोई अच्छी रचना आए, वो किसी की भी कलम से आए और किसी भी माध्यम तक उन तक पहुंचे। तो हम जब सृजनात्मक दौर में आ जाते हैं और 80 के दशक में आते हैं इधर, तो आप देखिए सृजनात्मकता के तमाम छोर जो है खुलने लगते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आप देखें और जब आपके तमाम चैनल आ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन में आप शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां विवाद खत्म हो जाते हैं, विवाद दूसरे तरह से पैदा होते हैं। और साहित्य के फलक पर जो तमाम तरह के विवाद रहे, उन विवादों ने, ये ठीक है कि बहुत सारे विवाद ऐसे रहे जो गाली गलौज तक भी पहुंचे, जो व्यक्तिगत आक्षेप तक भी पहुंचे, व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंचे, लेकिन बहुत सारे विवाद ऐसे हुए, इतने सार्थक विवाद हुए कि उन्होंने एक हिंदी साहित्य के पाठक के भीतर, एक सामान्य पाठक के भीतर भी, साधारण पाठक के भीतर भी, असाधारण पाठक के भीतर भी साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति और साथ में एक समाज के प्रति भी जागरूकता पैदा की, एक वैचारिक संपन्नता को जगाने का काम किया उन विवादों ने। और मुझे लगता है कि साहित्य की जो नई पीढ़ी है, या हम सब जो शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले, उनको भी ये हमारे जो विवादों का इतिहास है उससे जरूर परिचित होना चाहिए। और अगर आप इससे परिचित होंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हिंदी साहित्य की जो यात्रा है, हिंदी भाषा के विकास यात्रा है, उसकी कहानी कैसे रची गई, उसमें समृद्धि कैसे भरी गई, तो यह बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्पष्ट हो सकेगा। समय चूंकि इस व्याख्यान का एक सीमित समय होता है, तो जाहिर है कि बहुत सारे विवादों को मैं नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने ये चुना है कि एक विवाद मैं भाषा को लेकर के लूंगी, एक विवाद मैं शील अश्लील का जो प्रश्न है उसको लूंगी, 2 विवाद हैं वो, उनको लूंगी, और एक विवाद जब किसी साहित्य की धारा को प्रतिष्ठित करना होता है तब इतना आसान नहीं होता, और किस तरह से उसकी प्रतिष्ठापना में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको लेकर के मैं जिक्र करना चाहूंगी। मैं देखूंगी कि कितना हम ले पाते हैं इसमें। विवाद एक अनिश्चितता शब्द को लेकर के एक विवाद है हिंदी साहित्य के इतिहास में, और ये विवाद
हिंदी भाषा के संस्कार और व्याकरण से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि भाषा को लेकर के और भी विवाद हैं, बहुत सारे। राजभाषा को लेकर के भी अपना एक विवाद है, उर्दू हिंदी का जो जिक्र है उसमें भी विवाद है। हटाऊ सटाऊ विभक्ति, विभक्ति को मिलाकर के लिखा जाए या अलग करके लिखा जाए, वो हटाऊ सटाऊ विवाद से भी वो प्रसिद्ध है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त के बीच भाषा और व्याकरण को लेकर के जो नोकझोंक चली है, जिस तरह से उनके बीच में जो है शब्दों के वाण चले हैं और पूरा साहित्यिक शामिल हुई है, चाहिए कि तो भाषा और व्याकरण का विशेष। मैम आवाज कम हो गया, आवाज बहुत कम हो गया। मैम आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, आवाज कम हो गई है। आवाज नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही आवाज। कुमुद मैम आवाज नहीं आ रही। अंग था व्याकरण विचार, और इस तरह के व्याकरण संबंधी सैद्धांतिक आंदोलन से लगातार हम लोग जुड़े हुए थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी का अगर समाचार पत्रों का जो इतिहास है उसको उठा करके देखिए तो भाषा संबंधी विवादों के महत्व को ये कहते हैं कि किस तरह से पहले संपादक इतने अध्ययनशील होते थे कि पाठकों को अधिक से अधिक जानकारी देने का यत्न करते थे और भाषा खुद भी शुद्ध और मुहावरेदार लिखते थे। और भाषा 1910 के पत्रों में आपको और भाषा संबंधी जो विवाद है उनसे पाठकों की संख्या भी बढ़ती है। आज भी विवाद पाठकों की संख्या बढ़ती है और दर्शकों की संख्या बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है, लेकिन उस समय भी कहा गया 1910 से पहले का ये कहा गया है अंबिका प्रसाद वाजपेयी का कि विवादों से पाठकों की संख्या बढ़ती थी और पाठकों की जानकारी भी बढ़ती। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त के बीच भाषा और व्याकरण के संबंध में जो विवाद चला वो कैसे शुरू हुआ? अनिश्चितता शब्द पर जो एक शब्द को लेकर के विवाद था, और ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस विवाद की धुरी पर हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के इतिहास के दो बड़े महत्वपूर्ण नामी दिग्गज थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सब जानते हैं कि सरस्वती के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को संस्कारित किया, परिमार्जित किया और उसे एक परिष्कृत भाषा देने का पूरा अभियान पूरा किया। सरस्वती के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पाठशाला चलाई, और जब वो पाठशाला चली और हिंदी में दीक्षित हुए लोग, आपको यहाँ पर एकदम से मुझे ध्यान आ गया, मैं बताना चाहूंगी कि निराला हिंदी साहित्य में इतने बड़े महाप्राण निराला हैं, इतने बड़े कवि हैं, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको बंगला आती थी और बैसवाड़ी जानते थे। लेकिन एक बार पत्नी ने व्यंग किया कि तुम्हें तो हिंदी नहीं आती है, तो उन्होंने सरस्वती की फाइलों को मंगवा करके हिंदी सीखी और इतने बड़े वो कवि। सोचे कि एक, इसलिए मैंने सरस्वती को हिंदी की पाठशाला कहा गया, इसी से निराला की बात दिमाग में आ गई। तो इतना बड़ा अभियान वो सरस्वती के माध्यम से चला रहे थे। आज हमारे पास अगर आप संपादक हैं किसी साहित्यिक पत्रकारिता के पत्रिका के, तो आपके पास रचनाएं आती हैं और आज संपादक बहुत जल्दी में है, 10 तरह से वो 10 जगह से जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ भाई ये लेख जाने वाला है, ये कहानी जाने वाली है, ठीक है, प्रूफ पढ़ गए उसके। लेकिन भाषा का संशोधन और कहानी को मांझना, भाषा को मांझना आज शायद ही कोई संपादक करता हो। साहित्यिक पत्रकारिता की भी बात कर रही हूँ, वहां पर भी ऐसे संपादक इस समय नहीं है। लेकिन उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास अगर कोई कहानी आ जाती थी, कोई निबंध आ जाता था, बाकायदा वो रीराइट होता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक अनुशासक की भूमिका, अनुशासित कर रहे थे भाषा को। लेकिन कई बार होता है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में अगर आप किसी को बांध देते हैं तो कई बार दम घुटने लगता है, और वही हुआ हिंदी भाषा के साथ। और फिर ये लगा कि ये तो साहित्य शास्त्रा की भूमिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को बहुत ज्यादा कस दिया है, और उसमें एक शुष्कता आ गई है, एक नीरसता उसमें आ गई है। लेकिन हिंदी साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी खेप थी, उसमें तरह तरह के लोग थे,
और महावीर प्रसाद द्विवेदी की शुष्कता और नीरसता की पूरक सरसता और जीवंतता लेकर के बालमुकुंद गुप्त आते हैं हिंदी के मंच पर और हिंदी को जीवंतता और सरसता देते हैं। और गुप्त जी ने भी व्याकरण सम्मत परनिष्ठित और जनजीवन से जुड़ी हुई जो प्रवाहमयी हिंदी थी उसको प्रोत्साहित किया और भाषा संस्कार के दायित्व से दोनों ही विद्वान भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। और ये जो विवाद है जिसकी बात मैं करने जा रही हूं, उसने किस तरह से ये बता दिया कि उस समय का साहित्यकार और पत्रकार एक एक शब्द की धड़कन को, उसकी नब्ज को टटोलता था और शब्द प्रयोग के औचित्य और अनौचित्य का सवाल उसके लिए कितना गंभीर मसला होता था। तो हिंदी साहित्य की दुनिया में भाषा और व्याकरण के संबंध में जिस ऐतिहासिक विवाद ने आंदोलन मचा दिया, एक आंदोलित करने वाला विवाद था, वो आप देखिए वो एक लेख से पैदा हुआ था और वो लेख था 1905 का, नवंबर 1905 का। अगर मैं बात करूं तो शायद ठीक से डेट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन महीना नवंबर था, नवंबर 1905। और उस अंक में भाषा और व्याकरण शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था। और इस लेख में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया क्या था कि भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखकों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को लक्ष्य करके लिखा था ये लेख। और वो भाषा संस्कारक और परिष्कारक की भूमिका में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ही। और इस लेख में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाचरण गोस्वामी और गदाधर सिंह जैसे महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं में जो व्याकरण के विरुद्ध जो हिंदी के उदाहरण थे, उनकी खामियों की तरफ इंगित किया। और इस लेख पर जब ये लेख प्रकाशित हुआ तो भयंकर प्रतिक्रिया हुई। दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ रचनाकारों ने इस लेख को बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी बताया, और वहीं कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े लेखकों की भूलों को, आज भी आप देखिए फेसबुक पर इस तरह के विवाद होते हैं कि अगर किसी नए लेखक ने या कोई नया साहित्य में आया है, उसने किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की, साहित्यकार की भूल की तरफ इशारा कर दिया, तो आप देखिए कि सब उसके ऊपर जो है आरोप और तमाम तरह के आरोपों की बौछार होने लगती है। तो यही उस समय हुआ कि इतने बड़े बड़े लेखकों की भूलों को जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इंगित किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अहंकारी मान लिया गया और कहा कि बहुत घमंड आ गया है। और इस लेख पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर आप रचनावली पढ़ें तो आप उनके लेखों में पढ़ेंगे कि पाठकों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं उन्हें प्राप्त हुई कि पूरी एक फाइल प्रतिक्रियाओं की तैयार हो गई। और इस लेख ने रचनाकारों के बीच साहित्यिक बहस का एक वातावरण निर्मित कर दिया। और इस लेख में जो सार था इस लेख का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस लेख का सार ये था कि जो भाषा लिखी जा रही है और वो व्याकरण सम्मत, उसका एक भी सर्वमान्य व्याकरण अभी तक नहीं बना है। और जिसका वो ये कहते हैं कि जिसका फल ये हुआ कि 50 वर्ष की पुरानी भाषा आजकल की भाषा से नहीं मिलती है। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा की बात है, अगर मैं कहूँ, उदंत मार्तंड 1826 में आता है। तो उदंत मार्तंड को आप देखिए कि वहां पर गवर्नर की सवारी जो है लखनऊ में जब निकलती है तो उसमें जिक्र है जेब जेब सवारी तेब तेब, तो जेब जेब तेब तेब स्वर चल रहा है। उसके बाद जो है विभक्ति, जैसे मैंने जिक्र किया हटाऊ सटाऊ का, तो उसके बाद कोई सर्वमान्य व्याकरण नहीं बन सका था। सब अपनी अपनी तरह से उस भाषा को का इस्तेमाल करें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये चाहते थे कि एक सर्वमान्य व्याकरण हिंदी का बने, ये उनकी चिंता थी। और इसलिए उन्होंने इस लेख में व्याकरण की जो भूलें थी उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। तो वो ये तो उसमें, और उन्होंने लिखा कि एक तो हिंदी भाषा में साहित्य का एक प्रकार से अभाव ही है, दूसरे उसकी अनस्थिरता उसे और बर्बाद, ये वाक्य था कि उसकी अनस्थिरता उसे और बर्बाद कर रही है। जिस अखबार को उठाइए, जिस पुस्तक को उठाइए, उन्होंने कहा सबकी वाक्य रचना में आपको भेद मिलेगा।
व्याकरण के नियम उन्होंने कहा कि निश्चित नहीं होने से सब अपने अपने क्रम को ठीक समझते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं कौन सा व्याकरण का क्रम ठीक है कौन सा नहीं। तो इस तरफ बहुत ऐसे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जाता भी है तो बहुत कम जाता है। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका व्याकरण वाक्य जो है व्याकरण सिद्ध है या नहीं। तो अनिश्चितता शब्द को उन्होंने तो लेख लिखा व्याकरण की भूलें गिलाने के लिए, लेकिन प्रतिक्रिया ये आई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस लेख में जो अनिश्चितता शब्द का इस्तेमाल किया उसी को लोगों ने अशुद्ध घोषित करके इस पर एक अच्छा खासा विवाद मचा दिया। और 1927 में जाकर के, यानी देखिए 1905 में उनके लेख से विवाद पैदा हुआ और 1927 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने टिप्पणी की कि विवादियों ने अपनी अज्ञानता के कारण इस शब्द को अशुद्ध बता करके मेरा भी समय बर्बाद किया और दूसरों का भी समय बर्बाद किया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि बालमुकुंद गुप्त की क्या इस पर टिप्पणी रही। तो द्विवेदी जी की जो मूल स्थापना रही कि भाषा का जो वाचिक रूप है वो व्याकरण का मुखापेक्षी नहीं है। आप बोलते हैं तो बोलते समय आप व्याकरण का उस तरह से ध्यान दे नहीं दे, लेकिन जब आप लिखते हैं तो लिखते समय, जब आप इतिहास लिखते हैं, जब आप दर्शन में जाते हैं, जब आप काव्य लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कला कौशल में जाते हैं, तब आपका एक सर्वमान्य व्याकरण होना चाहिए। ये उनकी प्रतिष्ठापना थी और भाषा की अनिश्चितता को कम करने के लिए एक अच्छे व्याकरण की जरूरत है। और उनका ये मानना था कि व्याकरण के जो नियम है उनसे भाषा के स्वरूप को एक निश्चित कलेवर आप अगर दे देंगे तो भाषा की शक्ति उससे बढ़ जाएगी और भाषा को एक स्थायित्व मिलेगा। और तो बहुत सारे तत्कालीन लेखक इतने परेशान हुए इस लेख से। और बालमुकुंद गुप्त भाषा के बहुत, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कि बहुत सच्चे पारखी थे। उसके एक अच्छे प्रयोक्ता थे, भाषा का अच्छा इस्तेमाल जानते थे और भाषा संबंधी कोई भी दोष बालमुकुंद गुप्त की दृष्टि से तो छुप नहीं सकता था। और जब ये शब्द आया, एक तो उनको लगा कि भारतेंदु मंडल के लेखकों की कमियां गिना रहे हैं, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनिश्चितता शब्द की व्युत्पत्ति पूछी और उन्होंने आत्माराम के नाम से, भारत मित्र में वो लिखते थे और भारत मित्र से जुड़े हुए थे तो उसके संपादकत्व से, तो आत्माराम के नाम से उन्होंने लेख लिखे और इस शब्द पर न केवल प्रश्न चिन्ह लगाया बल्कि द्विवेदी जी के भाषा परिष्कारक की जो भूमिका है उस पर बहुत तीखी टिप्पणियां की। और मतलब अगर आप उसको पढ़ें उनके लेखों को तो आपको लगेगा कि क्या अद्भुत व्यंग है। और एक जगह वो लिखते हैं कि भाषा और व्याकरण लिख करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी दानी के झंडे गाड़ दिए और साबित कर दिया कि हरिश्चंद्र से लेकर के आज तक जितने हिंदी लिखने वाले हुए हैं सबकी हिंदी अशुद्ध है। ये व्यंग कर रहा है। उन सबकी सलाह के लिए आपको स्वयं खलीफा या उस्ताद बनना पड़ा और सबको एक ही उस्तरे से मूंढना पड़ा। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने एक ही उस्तरे से भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके मंडल के लोगों को एक ही उस्तरे से जो है मूंढ दिया। तो और उन्होंने कहा कि भाषा के ठेकेदार आप जैसे धुर घमंडी हों, ये उन्होंने लिख दिया बालमुकुंद गुप्त ने कि अगर भाषा के ठेकेदार आप जैसे धुर घमंडी हों तो उस अभागी का विनाश ही होता है। मतलब इस कितनी उत्तेजना है आप देखिए, किस तरह से आज तो अगर आप इस तरह से आरोप लगाएं तो इस तरह की बात करें तो शायद एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें लोग। तो बालमुकुंद गुप्त की जो लेख माला थी और इस संबंध में जो वाद विवाद का जो माहौल बना और उसका द्विवेदी जी पर इतना असर हुआ, इतना दबाव द्विवेदी जी पर बन गया कि वो समालोचनाओं का उत्तर दें और अनिश्चितता शब्द को सही सिद्ध करें। आप चुप नहीं रह सकते। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी को लेकर के विवाद हुआ, कई लेखक सोचता है कि यार चुप रहोगे तो अपने आप सब ठंडे हो जाएंगे, लेकिन द्विवेदी जी के लिए संभव नहीं था। सबने उनको इस तरह से घेरा कि वो अनिश्चितता शब्द की व्युत्पत्ति बनाएं और उस शब्द को सही सिद्ध करें। और द्विवेदी जी की तात्कालिक प्रतिक्रियाएं भी खूब प्रकट हुई। वो आत्माराम के नाम से बालमुकुंद गुप्त लिख रहे थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिखा कि जो समालोचक
आराम से आत्मा के कोटर में छिपा हुआ है। अब देखिए, व्यंग तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भी था, व्यंग की ताकत जो है कि जो समालोचक आराम से आत्मा के कोटर में छिपा हुआ है, जिसे सर्वसाधारण के सामने प्रकट होते शर्म लगती है, तो उसका उसका उत्तर में हमारे पास नहीं है। मतलब इशारा ये था कि तुम खुले मैदान में सामने आओ, आमने सामने छुप करके बाहर क्या कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी समालोचनाओं का जवाब देने का दबाव द्विवेदी जी पर जब बढ़ता ही चला गया और उनकी खींच बिल्कुल चरम पर पहुंच गई, तो उनको देना ही पड़ा जवाब। और आपत्ति उन्होंने दर्ज की जवाबों में, अपने गुस्सा, खीज, आक्रोश, और फिर गोविंद मिश्र जी को जो है, उन्होंने गोविंद नारायण मिश्र जी को पकड़ा और उन्होंने कहा कि उनको लिखा उन्होंने एक पत्र में कि ऐसा लगता है कि क्या हम चिड़िया हैं जो ये लोग हमारा गला घोंट देंगे। मतलब विवाद इस कदर बढ़ गया कि द्विवेदी जी को लगा कि लोग मेरी आवाज को, मेरा गला घोंट रहे हैं। तो इस लेख के प्रकाशित होने पर प्रतिक्रियाओं का, टिप्पणियों का जो सिलसिला चला और उस पर जो व्यंग्यात्मक प्रहार हुए, और आत्माराम के नाम से जो लेखमाला हुई, उसे प्रलापों का तार कहा। और प्रलापों का तार, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो आरोप है, प्रत्यारोप है मेरे ऊपर, वो तो प्रलापों का तार है। और प्रलापों का तार प्रस्तुत करके जो है एक विकट वितंडावाद जो है मेरे खिलाफ तैयार किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार उन्होंने ठहराया कि ये बालमुकुंद गुप्त है। तो द्विवेदी जी का मन इतना आहत हुआ कि वो इतनी चोट उनके मन को लगी कि बालमुकुंद गुप्त पर जो तीखे प्रहार किए, उन्होंने किस किस नामों से बालमुकुंद गुप्त को संबोधित नहीं किया, किस शब्द से उन्होंने उनको विभूषित नहीं किया। उन्होंने उनको कहा समालोचक चूड़ामणि है, समालोचक शिरोमणि है, आत्म गुप्ताचार्य, आत्माराम के नाम से लिख रहे थे, अपने नाम से नहीं लिख रहे, तो आत्म गुप्ताचार्य, समालोचना समर के नेपोलियन समालोचक। एक जगह ये भी कहा था कि समालोचना सरोवर के हंस, साफ दिल समालोचक। तो इस तरह के व्यंग्यात्मक विशेषणों की झड़ी लगा करके उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को संबोधित किया। और अनिश्चितता शब्द की जो वकालत करते हुए गुप्त जी पर उनके साथ जो समर्थक खड़े थे, उन पर व्यंग्यात्मक मुद्रा में तीखे प्रहार करते हुए लिखा उन्होंने कि हमारे समालोचक जी को क्या काम है, अनिश्चितता शब्द हिंदी में रखना मंजूर नहीं, क्यों? और इसको कैसे जस्टिफाई वो करते हैं कि उसमें एक ता जो है, पन की नादिरशाही में का क्या काम है, अच्छी बात है। और आप और आपके सगे सहकारी जो सहोदर हैं, साहित्यकारों के लिए कह रहे हैं, जो बालमुकुंद गुप्त के साथ हैं, जो उसे गलत समझ रहे हैं, हमने इसमें और इसके पहले अनिश्चित शब्द भी लिखा है, उसे आप हिंदी के कोश में रहने दीजिए, इसी को हम गनीमत समझेंगे और आपकी इतनी उदारता से अनिश्चितता का भी कहीं ना कहीं ठिकाना लग ही जाएगा। तो इस तरह से ये विवाद चलता है बहुत लंबा, और बाद में जाकर के जब ये विवाद बिल्कुल जात पर उतर आता है, वो गुप्त और ब्राह्मण, उस पर जब छीटाकशी होने लगती है, तब लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये विवाद जो है अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। और पत्रकारिता की दुनिया में ये विवाद प्रतिस्पर्धा की परतों को भी खोलता है, और दूसरी काया में घुस करके जो शूर समालोचक जिस तरह की व्यंग्यवाण किए जा सकते हैं, और उस पर भी एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो तत्कालीन साहित्यिक पत्रकारिता के पन्नों पर मैं जल्दी आगे बढ़ूंगी, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी क्योंकि और भी विवादों की चर्चा मुझे करनी है। तो ये विवाद महीनों चला। हिंदी बंगवासी में, समालोचक में, वैश्योपकारक एक पत्र था, उसमें रचनाकारों की टिप्पणियां सहमति असहमति से इस विवाद को इतना विचारोत्तेजक बना दिया। और इसमें चंद्र शर्मा, माधवराव सप्रे जैसे साहित्यकारों ने भाग लिया। तो अनिश्चितता शब्द, हालांकि अंत तक जो है वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहे द्विवेदी जी, लेकिन गोविंद नारायण मिश्र
कि जब उन्होंने शरण ली तो गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी जी के वकील की मुद्रा में उनका साथ दिया और उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों से हिंदी व्याकरण की बहुत सी विषयों में विशेषता है और संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्होंने इस शब्द को शुद्ध करने की दिखाने की कोशिश की। तो द्विवेदी जी का पक्ष लेते हुए मिश्र जी ने गुप्त जी के जाति कुलशील तक जो गुप्त जी पहुंच गए थे, जैसा मैंने जिक्र किया कि वो उनके जाति कुलशील पर भी आक्षेप होने लगे थे। तो इस विवाद को जब व्यक्तिगत और जातिगत घेरे में जाता हुआ लगा तो साहित्यिक परिवेश में इसकी बहुत आलोचना हुई और गोविंद नारायण मिश्र जी के तर्कों से वो शांत हो गए। तो उन्होंने उद्धार कर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक तरह से। उस समय तो उनको यही लगा। और जब मिश्र जी की और इसका धन्यवाद देते समय या कृतज्ञता व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी ने मिश्र जी को लिखा कि बाद में कि हमने तो समझ लिया था कि हिंदी जानने वाले और हिंदी लिख सकने वालों में न्याय का नाश हो गया है और पांडित्य जो है डूब गया है, गुण ग्राहकता जो है अस्त हो गई है और लेखन शक्ति जो है खत्म हो गई है, पर अंत में आपने हमारे इस वैराग्य को दूर किया। ये उस समय की भाषा है, इस तरह की भाषा वो लोग लिखते थे। तो ये सिलसिला चलता है और ये तय था कि और ये पूरा दिखाई दिया सबको, साहित्यिक बिरादरी को ये बिल्कुल खुल करके स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्ति इस विवाद से और इस आंदोलन से बहुत ज्यादा व्यग्र बेचैन हुए और उन पर उन्होंने एक मुझे याद आ रहा है कि एक जो आक्षेप उन्होंने बालमुकुंद गुप्त जी पर लगाया, खींच जो व्यक्ति, उन्होंने कहा कि कोई कोई लेखक अपने को इतना सर्वज्ञ समझने लगता है, इतने ऊंचे दर्जे की समझते हैं कि शायद कुतुब मीनार भी उनके सामने ठिगना मालूम होता हो। अब इस तरह की भाषा में भी उस समय बात हुई उन लोगों के बीच में। लेकिन मित्रों, भाषा परिष्कार और परिमार्जन की दृष्टि से ये जो विवाद है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इस पूरे प्रकरण ने हिंदी साहित्य के फलक पर एक बहस और विवाद की, भाषा और व्याकरण को लेकर के एक स्वस्थ परंपरा की प्रतिष्ठापना की। इस पूरे प्रकरण ने ये सिद्ध कर दिया कि भाषा और व्याकरण का मामला इतना लापरवाह ढंग से लेने वाला नहीं, कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। और भविष्य की साहित्यिक पत्रकारिता ने भी, आप देखिए कि इस विवाद से प्रेरणा लेकर के भाषा और व्याकरण की अशुद्धियों के संदर्भ में अपनी जागरूक और सचेत दृष्टि का परिचय दिया। हिंदी के निर्माताओं की श्रृंखला में भाषा परिष्कारक और परिमार्जक का जो सम्मान महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला वो किसी और को नहीं मिला। और ये मैं इसलिए कह रही हूं और भी कि अगर आप कल्पना की फाइलें उठा करके देखें तो कल्पना में जुलाई 1955 की बात है, या यह बेचारी हिंदी में प्रकाशित एक संपादकीय, यह बेचारी हिंदी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था कल्पना में। तो कल्पना में भी कल्पना पत्रिका भी भाषा और व्याकरण को लेकर बहुत सचेत थी और हिंदी को लेकर के कॉलम भी वो चला रही थी। तो हिंदी के जो शुद्ध अशुद्ध प्रयोग पर भाषा संबंधी त्रुटियों का वो ध्यान दिलाती थी। तो कुछ नाराज लेखकों ने कल्पना के संपादक पर व्यंग करते हुए लिखा कि तुम क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जो हमें भाषा सिखाने चले हो। तो ये इस विवाद का असर बाद की साहित्यिक पत्रकारिता पर, साहित्य पर जो हुआ, और आज भी जब भाषा और व्याकरण को लेकर के कोई बात होती है और इसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी सजगता, हमारी जागरूकता उतनी नहीं है, तो हम याद करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को और उनके बालमुकुंद गुप्त के साथ जो उनका विवाद चला उसकी भी अक्सर याद आती है। ये तो भाषा और व्याकरण संबंधी विवाद था। दूसरे दो विवादों का जिक्र मैं करना चाहूंगी। साहित्य में खासलेटी साहित्य के विरुद्ध एक आंदोलन, बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम और पांडिबेचन शर्मा उग्र का नाम आपको याद आ गया होगा घासलेटी साहित्य से। और तो ये विवाद आज भी जब हम मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग की बात करते हैं या मीडिया में भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि भाई जो रचना की मांग नहीं है, बोल्ड लेखन को लेकर के और
सेक्स का अनावश्यक प्रयोग को लेकर के अगर वो रचना की मांग नहीं है, अगर वो रचना की मांग है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने किसी और इच्छा से, किसी और मंतव्य से उसको पेबंद की तरह से चिपकाया हुआ है, या वो ऊपर से कुछ ऐसी चीजें हैं कि लगता है कि किसी मसाले के तहत या किसी बोल्डनेस के कैप्सूल से वो आ गई हैं, तो आज भी उन पर विवाद होता ही है। लेकिन घासलेटी साहित्य के विरुद्ध जो आंदोलन चला वो हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। और ये हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में ये जो आंदोलन है वो विशाल भारत से उठा, और मतवाला, सुधा, चांद जैसी जो पत्रिकाएं थीं उनके पन्नों पर चला। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक पुस्तक थी, चॉकलेट, उसके संदर्भ में ये विवाद चला और घासलेटी साहित्य के विरुद्ध ये आंदोलन कहलाया। और इस घासलेटी साहित्य के विरुद्ध इस आंदोलन ने साहित्यिक जागरूकता के साथ साथ उस समय पत्रकारिता में कितना आक्रामक तेवर होता था और कैसा व्यंग विनोद होता था, उसकी भी ये पूरा जो विवाद है वो गवाही देता है। हालांकि आज की पत्रकारिता में जो आक्रामकता है वो तो बहुत ऊपर पहुंच गई है, उस आक्रामकता के तो कहने ही क्या है। लेकिन हिंदी साहित्य पत्रकारिता के पन्नों पर उस समय की पत्रकारिता में भी आक्रामकता और व्यंग विनोद था, लेकिन उसकी दिशा किस तरह की थी ये हम देखेंगे इस विवाद में। तो जिस समय पांडे बेचन शर्मा उग्र ने साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की थी, वो दौर, क्योंकि जिन भी विवादों की मैं बात कर रही हूँ वो स्वाधीनता आंदोलन के पहले के विवादों की बात जिक्र मैं कर रही हूँ, तो वो ये दौर था जो संघर्षमयी, बलिदानमयी राष्ट्रीयता का दौर था। अंग्रेज साम्राज्यशाही के विरुद्ध जो राष्ट्रीय चेतना उस समय पत्रकारिता के फलक पर उभर रही थी, और राष्ट्रीयता के आवेग ने पत्रकारों की कलम को निर्भीकता दी थी। 1920 और 21 के बीच देश में जो राष्ट्रीयता की लहर तेज हो रही थी, और उसमें जो है उग्र जो थे, अपनी खबर में वो एक जगह कहीं लिखते हैं कि जो राष्ट्रीयता की जो तेज लहर थी 1920-21 में, उसमें उनके प्राण डुबकियां लगाने को लालायित रहते थे। और जो उग्र नाम है वो यहाँ पर उनका उसका औचित्य भी सिद्ध हो जाता है। तो वो ये भी कहते हैं एक जगह कि उन दिनों राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश नाम इसलिए चुना करते थे, इन्होंने उग्र लिखा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, और बहुत सारे लेखकों को देखें तो आप इस तरह के नाम रखे गए उस समय। तो उन्होंने एक जगह लिखा, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, कि उन दिनों राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर्कश नाम इसलिए चुना करते थे कि जो बलवान ब्रिटिश साम्राज्य के जो निशंस शासक हैं वो उनके नाम से ही दहल जाएं। तो कहीं ये बात पांडे बेचन शर्मा में भी रही होगी, तभी इन्होंने अपने नाम के आगे उपनाम लगा लिया उग्र। और ये उग्रता जो है उन्होंने अपने साहित्यिक कृतियों में भी दिखा दी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा व्याकरण के अनुशासन में बांध रहे थे, ये वो समय था जिसका जिक्र पहले ही हो चुका है। लेकिन अगर आप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में उस समय देखें तो क्या समय था वो जिस समय उग्र लिख रहे थे। ये वो समय था जब स्वामी दयानंद सरस्वती के पवित्रतावादी प्रचार का फैलाव हो रहा था। इससे पहले के कथा साहित्य में अगर मैं बात करूं तो 1900 के आसपास किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को प्रेम प्रदर्शनी मानकर के आलोचकों ने उनको अपना निशाना बनाया था कि वो प्रेम की प्रदर्शनी लगाते हैं। उनके प्रेम में कहीं परंपरागत भारतीय नारी का जो गांभीर्य है उसका अभाव उनको लगा था, और उन कृतियों में नायक में संयम का अभाव देख करके प्रेम के विज्ञान का वो प्रचार कर रहे हैं, ये आरोप किशोरीलाल गोस्वामी पर लगा था। और चंद्र शर्मा गुलेरी ने जासूसी, तिलस्मी, एआरी और फार्मूला बद्ध जो
पांडेबेकन शर्मा और इससे पहले प्रहार हो चुके, लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी ने जब खासलेटी आंदोलन चलाया साहित्यिक जगत, तो इस आंदोलन की गूंज और इसकी हलचल इतनी तेज थी कि इसकी गूंज महात्मा गांधी तक भी पहुंची। और मजेदार बात यह है कि ये कहानियां, ये उपन्यास, ये कृतियां उस लेखक की कलम से आई जो राष्ट्र चेतना की संवाहक कहानियों से देश के प्रति बलिदान की चेतना का प्रसार कर रहे थे। अगर हिंदी साहित्य के यहाँ पर हमारे शिक्षक होंगे तो उन्होंने जरूर पढ़ी होगी ऐसी होली खेलो लाल, राष्ट्र चेतना की अद्भुत कहानी। तो दूसरी तरफ शैली और कथन के चयन में वो दुस्साहस का परिचय दे रहे थे उग्र, और उन्होंने अपने समकालीनों को न केवल चौंकाया बल्कि विक्षुब्ध भी किया। यानी राष्ट्र चेतना की रचना लिखने वाला व्यक्ति इस तरह की रचनाएं लिख रहा है। उन्होंने अपने कथा साहित्य के रचनात्मक विधान में ऐसे विषयों को उठाना शुरू कर दिया जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में समेटने का साहस उस समय के लेखकों के पास नहीं था। और ये उग्र का उन्मुक्त और खुला अंदाज था जो साहित्य को मर्यादित जो घेरा था, लोगों को लगा कि उसको वो लांघ रहे, और मर्यादित घेरे को रखने की वकालत करने वाले आचार्य, उनका जमावड़ा था उस समय। और उसी के दौरान जब ये सारी चीजें आ रही थी तो पंडित पद्म सिंह शर्मा कहते हैं साहित्य का सौष्ठव नष्ट हो रहा है। आप किसी भी रूप में लिखें, किसी विषय पर भी लिखें, सब साहित्य नहीं। और उनको इस बात की चिंता थी, इस बात की व्यग्रता थी, इस बात की बेचैनी थी पद्म सिंह शर्मा को कि कोई किसी कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनको लगा कि ये तो गदर है, और इस गदर का कारण साहित्य शास्त्र की अवहेलना वो बताते। और उस समय उग्र का नाम उन लेखकों में शामिल कर लिया गया जो साहित्य के राजतंत्र की नींव को हिला रहे थे। लेकिन पांडेबेचन शर्मा उग्र की जो रोमांचकारी कृतियां थीं, उसने उस समय के जो नवयुवक थे उनको खूब रिझाया। और ये मैंने कहीं पढ़ा साहित्यिक पत्रकारिता के पन्नों पर ही कि उन दिनों विद्यार्थियों की अटैची में उनकी पुस्तक चंद हसीनों के खुतूत देखी जाती थी। और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट, वो जानते होंगे कि पांडेबेचन शर्मा उग्र, नराला, श्री पूजन सहाय, ये मतवाला की संपादकीय टीम का हिस्सा थी। लेकिन मतवाला की संपादकीय टीम का हिस्सा बनने से पहले ही पांडेबेचन शर्मा उग्र की पुस्तक चॉकलेट 1924 में प्रकाशित हो गई थी। और 1924 में इस पुस्तक ने ऐसी हलचल मचाई साहित्यिक फलक पर। 1928 में चॉकलेट शीर्षक से जो कहानी संग्रह इतना पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया कि पाठकों के समक्ष पुनः चर्चा में आ गया। और ये कहा जाने लगा कि इस संग्रह की जो कहानियां हैं, इसने पूर्व प्रचलित जो साहित्यिक मर्यादाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उसका उल्लंघन किया है। लेकिन यथार्थवाद की वकालत करने वाले, क्योंकि यथार्थवाद आ चुका था, यथार्थवाद की वकालत करने वाले जो लेखक थे, उनकी दृष्टि में साहित्य के लिए ये कृति वांछनीय नहीं समझी जा रही थी। और इस पुस्तक के संदर्भ में ये कहा गया कि चॉकलेट जो है वो यथार्थ की भूमि पर लिखी गई। लेकिन चॉकलेट ने प्रकाशित होते ही युवा पाठकों में इसको पढ़ने की ऐसी होड़ मचा दी थी कि एक जगह जिक्र ये आता है कि कोलकाता में, आज कोलकाता है, पहले वो कलकत्ता था, चॉकलेट पुस्तक खरीदने के लिए दुकान पर भारी भीड़ देखी जाती थी।
और इसका जो पहला संस्करण था वो बाजार में आते ही 2 महीने के अंदर ही बिक चुका था, यानी बेस्ट सेलर। और इस पुस्तक का विज्ञापन भी जो किया गया था वो ये था, उसमें एक लाइन आती थी, इस अगर मैं याद करूं तो कि इसमें उग्र की जो कहानियां शामिल हैं वो पाठकों को अपनी सांस रोकने के लिए मजबूर कर देंगी। ये विज्ञापन, हम ये कहते हैं विज्ञापन का जमाना, आज प्रचार का युग है, तो प्रचार का युग पहले से ही है। तो इस पुस्तक के कई संस्करण बहुत जल्दी प्रकाशित करने पड़े। और चॉकलेट शब्द को खोलते हुए जो लिखा जब पांडे बचन शर्मा उग्र ने, तो चॉकलेट देश के उन भोले, आपकी भी जिज्ञासा होगी कि भाई चॉकलेट है क्या चीज, ये किस पर है। तो मैं यह बता दूं, जो पांडे बचन शर्मा उग्र ने इसकी भूमिका में जो खोला और इस पुस्तक को पढ़ने पर भी पता लगता है कि चॉकलेट उस देश के उन भोले भाले कमसिन और सुंदर लड़कों को कहते हैं, आप जानते हैं, जिन्हें समाज के राक्षस अपनी वासना की तृप्ति के लिए सर्वनाश के मुख में धकेलते हैं। ये उनकी भूमिका में है चॉकलेट किताब की। तो इस कहानी संग्रह के कई संस्करण प्रकाशित हुए और जो उनका तर्क है, पांडे बचन शर्मा उग्र का तर्क है कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किशोर बालकों को सावधान करने की मुद्रा में लिखा। और उन्होंने लिखा कि हे सुकुमार, हे सुंदर, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं कि भीड़ से हटते हटते सनकी ने कहा, हे आकर्षक, हे पवित्र, एक बार फिर कहता हूं, मत चूमने दे किसी पुरुष को अपने होठों को। इस तरह की पंक्तियां। तो जस्टिफिकेशन के लिए, इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए भूमिका में पांडे बचन शर्मा उग्र को इसके तर्क देने, लंबी लंबी भूमिकाएं लिखी गई और बार बार कभी रचनात्मक लेखन के जरिए, कभी भूमिकाओं के जरिए पांडे बचन शर्मा उग्र बराबर ये राग अलापते रहे कि सामाजिक रोग का एक्सरे उन्होंने निकाला है। ये सामाजिक रोग का एक्सरे है, उसका फोटो है, उसका सामाजिक रोग का एक्सरे उतारना, उसका फोटो सामने रखना उनका मकसद रहा है। तो चॉकलेट के प्रसंग में उन्होंने लिखा भी कि पढ़े समाज के बड़े बूढ़े पढ़े उग्र की इस नाटकीय कृति को कहानी कला का सुख लेने के लिए नहीं, उनकी प्रतिभा का उड़ान देखने के लिए भी नहीं, ये भूमिका में वो लिख रहे हैं प्रसंग में किसी पत्रिका में, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रखने के लिए, उन्हें पशुता से दूर रखने के लिए, मनुष्यता के निकट रखने के लिए पढ़े। और जीवन की ड्योढ़ी पर खड़े जो हमारे नवयुवक मित्र हैं और खुद व्यंगकार है, वो तो लिख रहे हैं कि वो जो जीवन की ड्योढ़ी पर खड़े हमारे नवयुवक मित्र हैं, वो मेरी इस काली रचना को अवश्य पढ़ें और इसे पढ़कर अपने हृदय की घृणित छाया को अपने किसी बंधु या मित्र के कोमल हृदय पर डालने से परहेज करें। तो इस तरह के लॉजिक जो है उनको देने पड़े उस समय पांडे बचन शर्मा उग्र को। लेकिन उग्र जी के दावे को निरस्त करते हुए नैतिकता के मानकों से इस कृति के विरोध में पूरा घासलेटी आंदोलन चलाया और इसकी उत्तेजक सामग्री के कारण, और ये कहा गया कि ये वासना के उत्सव का पर्याय है ये कृति। बनारसी दास चतुर्वेदी ने ऐसे साहित्य को घासलेटी साहित्य कहकर विशाल भारत के जरिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। और इस आंदोलन को छेड़ने के पीछे जो उनका मकसद था वो ये था कि घासलेटी रचनाओं को, ऐसी रचनाओं को जो पांडे बचन शर्मा और की चॉकलेट जैसी रचनाएं हैं, उनको साहित्य कहना मजाक है, क्योंकि शैंपेन की बोतल से उड़ते हुए कॉर्क की भांति ही वह लोप हो जाता है। उनका यह कहना था ये तो बिल्कुल ही उड़ जाता है, इस तरह का साहित्य जो है टिकता नहीं है, स्थायित्व नहीं है इसमें। और चतुर्वेदी जी ने इस आंदोलन को गंभीरता से न केवल उठाया, न केवल विशाल भारत के पन्नों पर चलाया इस आंदोलन को,
बल्कि इस आंदोलन के जरिए, संपादकीय विचार के जरिए हिंदी जगत के सामने कुछ मांगे भी उन्होंने रखी। और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी हम बैठाते हैं, किसी पर आरोप होते हैं तो उसकी जांच कमेटी, लेकिन घासलेटी साहित्य की जांच के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापतियों से कराई जाए ऐसा प्रस्ताव रखा। और ये प्रस्ताव भी रखा गया कि कॉलेज के 20-25 लड़के और लड़कियों को इस साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाए। वो जो प्रस्ताव है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रस्ताव है। उन्होंने कहा इसकी जांच जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हैं उनसे कराई जाए, और ये प्रस्ताव रखा जाए कि कॉलेज के 20-25 लड़के लड़कियों को ये साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाए और उनके मन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। तो इस आंदोलन की मूल जो बात थी, मूल जो ध्वनि थी, वो ये थी कि इस तरह की कहानियां जो हैं वो अश्लील हैं, उत्तेजक हैं, और ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए और इसको खतरनाक मान करके साहित्य की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। और ये ऐसा आंदोलन नहीं था, ये ऐसा विवाद नहीं था कि 1, 2, 3, 4 अंक में खत्म हो गया हो। 1928 से लेकर के 1929 तक विशाल भारत ने जो है इस आंदोलन को जारी रखा। और घासलेटी साहित्य के विरुद्ध केवल एक लेख नहीं लगा, घासलेटी साहित्य के विरुद्ध लेखों की झड़ी लग गई। विशाल भारत में तमाम तरह के शीर्षकों से संपादकीय और अन्य लेख प्रकाशित हुए। कुछ उसके नाम अगर मैं याद करूं, हिंदी में घासलेटी साहित्य, विलायत में घासलेटी साहित्य, घासलेटी साहित्य और हमारा कर्तव्य, भयंकर घासलेट, घासलेट साहित्य, घासलेट चर्चा, हमारे साहित्य के निंदनीय, घासलेटी साहित्य के लेखों से अंतिम निवेदन, और घासलेटी साहित्य और दाम्पत्य ग्रंथावली, फिजा में घासलेट साहित्य का दुष्परिणाम। तो इस शीर्षकों से भी आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह के ये कितने आक्रामक लेख होंगे ये। तो और काशी नागरिक प्रचारणी सभा भी सचेत हुई इस पर। तो और लगातार बहुत सारे लेखों की झड़ी लग गई। तो अधिकांश लेखकों ने, अगर आप उसका परसेंटेज निकालें, प्रतिशत निकालें और उसके कंटेंट को देखें, सब कुछ साहित्यिक पत्रिका के पन्नों पर है। उस कंटेंट को अगर आप देखें, उस सामग्री का आप अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि अधिकांश हिस्सा जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी के साथ था। लोगों ने बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र का जोरदार समर्थन किया। और इस संग्रह की जो कहानियों की आलोचना उद्देश्य की दृष्टि से नहीं हुई, क्योंकि उद्देश्य के लिए तो जस्टिफिकेशन दे चुके थे पांडे चंद शर्मा उग्र, लेकिन वो अश्लीलता के कारण। और अश्लीलता का आरोप जब मढ़ा गया तो उग्र जी पर व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हुई, उनमें उनको छिछोरा भी कहा गया, कल का लौंडा भी कहा गया है, तमाम तरह के विशेषण देकर के उनकी तीव्र भर्त्सना हुई। और उन पर ये कह करके प्रहार और आक्षेप किए गए कि वो अश्लील साहित्य जो है वो टके के लिए लिखते हैं। फिर आगे उग्र जी ने पलट करके जो वार किया वो बिना मतलब बहुत उसमें कोई संकोच नहीं किया। जब उन पर ये आरोप लगा कि वो अश्लील साहित्य टके के लिए लिखते हैं, तो उग्र ने लिखा कि हाँ, मैं मिडिल फेल आदमी बाजार का सम्राट हूं। मतलब उसका वो जवाब भी किस तरह से दे रहे हैं, ये भी देखने बड़ी खुल करके उस समय विवाद होते थे। तो अनेक पत्र पत्रिकाएं थी जिन्होंने इस पांडे शर्मा उग्र की चॉकलेट को लेकर के आक्रामक लेखों की जो है बिल्कुल लगातार वो लेखों को देते रहे, क्योंकि विवाद से जाहिर है कि विवाद है तो शुरू में जैसे मैंने कहा विवाद से प्रसार संख्या भी बढ़ रही थी और सभी ने इस प्रसार संख्या बढ़ाने की कोशिश की। घासलेटी साहित्य पर जो आंदोलन चला उसका सहारा लेकर के, लेकिन जब महात्मा गांधी को ये किताब, महात्मा गांधी तक इस आंदोलन की गूंज पहुंची और महात्मा गांधी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी, तो
उन तक तो इसकी आंच पहुंच रही थी कि वो सब देख रहे थे और ये सब चिट्ठी लिख करके पहुंचाया गया कि भाई ये इस तरह का साहित्य है। तो उन्होंने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसको पढ़ा, इस कृति को पढ़ा, तो उनको लगा कि ऐसा तो कुछ उसमें उन्हें नजर नहीं आया, और उन्होंने ये लिख दिया कि पहले जो मैंने लिखा था वो बिना किताब पढ़े लिखा था, लेकिन अब मैंने किताब पढ़ ली है, तो ऐसा उनको आपत्तिजनक इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये महात्मा गांधी ने इस तरह की बात कही। तो ये इस बात का उदाहरण है कि एक जो जिसको कहते हैं ना कि एक धारा है, उस धारा में आप अगर पढ़े ना, तो कई बार बिना पढ़े भी जो प्रचार है उससे भी आप जुड़ करके उसके विरोध में या पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता में अगर देखें आप, बल्कि मैं याद करूंगी कि गांधी जी वाला जो प्रसंग है उसमें हिंदुस्तान में एक लेख छपा था सन 52 के आसपास, और ये जो पत्र था गांधी जी का, इसका जिक्र था कि जो गांधी जी ने लिखा था कि भाई उन्होंने जब पहले टिप्पणी की थी तो बिना पढ़े कर दी थी, लेकिन दूसरा वाला जो पत्र था वो सामने नहीं आ पाया था। लेकिन 52 के जून में ये आया कि ये उग्र जी ने लिखा कि घासलेटी आंदोलन पर पहले तो मैं बनारसी दास पर मैं बमक उठता था, पर इस बार नहीं बिगड़ा, और उन्होंने समझा कि उग्र मर गया। सो महात्मा को मृत मान करके, उग्र को बेजान जान करके 51 में उन्होंने हिंदुस्तान में विशेषांक में गांधी का ये पत्र छपवाया था, जो गांधी जी का पत्र था। 51 में ये बात सामने आई, 51 या 52 के आसपास। और तब ये जो है, तब उनको पता लगा, उग्र को भी पहले नहीं पता था ये बात, जो पत्र गांधी जी का था, कि जब उन्होंने लिखा कि नहीं मैंने जो पहले टिप्पणी की थी बिना पढ़े की थी, और बाद में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये बाद में प्रकाशित हुआ, इसको कहीं कोने में रख दिया गया था। तो हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के पन्नों पर ये जो घासलेटी साहित्य का जो विवाद था, उसने एक काम ये किया कि लोकप्रिय साहित्य और जो मर्यादित साहित्य है उसके बीच में रेखा खींचने का काम कर दिया। और इस विवाद ने साहित्य निर्माण की दृष्टि क्या होनी चाहिए, साहित्य निर्माण की वैज्ञानिक दृष्टि, कलात्मक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में साहित्य में अश्लीलता को लेकर के एक प्रश्न पर एक बहस चला दी, और साहित्य में आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व को भी उजागर किया। क्योंकि हमारे जमाने में एक मुद्दा चला करता था साहित्य में आदर्श और यथार्थ। अगर हम याद करें तो निबंध लिखने को आता था साहित्य में आदर्श और यथार्थ, और एक और होता था साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम। ये उस समय परीक्षा में पूछे जाने वाले अक्सर विषय होते थे निबंधों के। तो घासलेटी साहित्य के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया, उस आप सोचिए कि एक आंदोलन चलता है तो पांडे मित्तन शर्मा उग्र को बहुत ज्यादा विक्षिप्त किया, और घासलेटी साहित्य के विरुद्ध चतुर्वेदी जी के द्वारा जो ये आंदोलन था, उससे पांडे मित्तन शर्मा उग्र इतने ज्यादा दुखी हुए कि इस आंदोलन ने उनको इस साहित्यिक जगत को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो एक तरफ एक संपादक की, एक आलोचक की एक प्रभुत्वशाली सत्ता स्थापित हुई, वो हुई बनारसी दास चतुर्वेदी की, और पांडे मित्तन शर्मा उग्र पर यह असर हुआ कि वो साहित्य को छोड़ करके उनको अपने अस्तित्व को वो ले गए फिल्मों की शरण में, यानी सिने संसार की उन्हें शरण लेनी पड़ी, फिल्मी दुनिया की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। और इसका जिक्र वो करते हैं सिनेमा संसार और मैं, अगर उनकी आप पढ़ें उसको, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि इस बार में वो हिंदी जगत से चिढ़ करके फिल्म जगत में पहुंचे थे, और ये सन 1929 की बात है। और उन्होंने लिखा कि और तब मैं गया था जब मेरे विरुद्ध घनघोर घासलेटी आंदोलन चल रहा था। कहते कि जो नामधारी थे, जो सहृदय थे, वो मुझे पहचानने को तैयार नहीं थे, कुछ मेरी कमजोरियों के कारण, कुछ उनकी विशेषताओं से चौंधिया कर, क्योंकि प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का युग तो हमेशा रहता है। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि हिंदी के माथे कोई सेहरा थोड़े बंधा है, तुम नहीं और सही, लिखूं ना तो मैं भूखों मर जाऊंगा, इसे ना तो पहले मैंने कभी माना था, ना ही उन्होंने बाद में मंजूर किया। और उनका विश्वास था कि वो
जो है वो फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा विचित्र विश्वास है कि हम विधाता की बारात में निमंत्रित होकर आए हैं और घी वालों के लिए घी, शक्कर वालों के लिए शक्कर, स्वयं जो विश्व नियंता है, जिन्हें पत्थर के कीड़े को 1000 तह के अंदर हरी घास पहुंचाने की क्षमता है, व्यवस्था करते हैं। और लगभग 9 वर्षों तक फिल्म नगरी मुंबई में गुजारने के बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र पुनः साहित्यिक कर्म की ओर लौटे और फिर उन्होंने पत्रकारिता से अपना रिश्ता जोड़ा और एक पत्रकार की हैसियत से भी वो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। मतवाला से जुड़ करके उनमें बहुत सारे मतवाला के जो उन्होंने स्तंभ लिखे और उनकी जो टिप्पणियां होती थी, उनके जो कॉलम होते थे, उनको पढ़िए तो उनकी कलम की शक्ति का लोहा लोगों ने माना। तो शील अश्लील को लेकर के एक विवाद चॉकलेट का मैंने आपके सामने रखा। तीसरा मैं जिक्र करना चाहूंगी उर्वशी और दिनकर की कृति है उर्वशी। और उर्वशी जब प्रकाशित हुई तो ये ट्रेंड दिनकर का था नहीं इस तरह की कृतियों का लिखने का। जिस तरह से बात पांडे बेचन शर्मा उर की थी कि वो तो राष्ट्र चेतना की कहानियां लिख रहे थे, राष्ट्र चेतना का साहित्य लिख रहे थे और अचानक वो मुड़ जाते हैं, चॉकलेट लिख देते हैं। उसी तरह से दिनकर, जिन्होंने कभी ये घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न चिंगारियों से सजाए जाते हैं, फूलों से नहीं सजाए जाते। और वो दिनकर जब उर्वशी लिखते हैं और उर्वशी 1961 में नई कविता के दौर में प्रकाशित होती है, तो इस कृति से जो है पूरा साहित्यिक जगत चौंक जाता है। और साहित्यिक जगत को ये लगता है कि पौरुष का प्रतीक माना जाता है दिनकर को, और दिनकर का एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। और पौरुष का प्रतीक माने जाने वाले दिनकर ने उर्वशी जैसी कृति लिखी जो कि प्रेम की रागात्मकता में एक विशिष्ट कामाध्यात्म के रूप में ये कृति आती है और चौंकाने वाली कृति। चौंकाती इसलिए है कि जागृत चेतना का कवि जो कि क्रांति के गीत रचने के लिए प्रसिद्ध है और उस क्रांतिकारी कवि से श्रृंगार की ऐसी कृति की किसी को उम्मीद नहीं थी। और इसमें प्रेम और काम का ऐसा उद्यम आवेग, प्रेम के संदर्भ में बहुत ही उद्विग्न करने वाले प्रश्न। तो जब ये सवाल उठा कि दिनकर की कृति आई है तो दिनकर ने भी लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए लिखा कि भाई माचा पर बैठे बैठे टीम बजाते बजाते थक गया हूं और अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जिसमें आत्मा का रस अधिक हो। तो ये कृति जो दिनकर की आई वो उर्वशी और पुरुरवा की मिथकीय संरचना को लेकर के आती, कलात्मक बिंबों के सहारे। और जब ये कृति आई तो इस पर भी आरोपों की बौछार हो गई और दिनकर और उर्वशी के जो प्रशंसक थे, एक तरफ आलोचना हो रही थी कि किस तरह की कृति है और रीतिकाल को भी पीछे छोड़ दिया और क्या इस तरह की कृतियां आनी चाहिए साहित्य में। और जो दिनकर के और उर्वशी के प्रशंसक थे वो आध्यात्मिक के कवच से इस कृति को बचा भी रहे थे, उसकी प्रशंसा की मुद्रा में आते रहे। तो दिनकर ने हालांकि काम के आध्यात्म में बदलने का संकेत भूमिका में जरूर दिया है और इस कृति को जब कि काम शक्ति पशु जगत में आवश्यकता और उपयोग की सीमा में है और मनुष्य में आकर के वे ऐसे आनंद का कारण बन गई है जो निष्प्रयोजन, निस्सीम और निरुद्देश्य है। और वो ये कहते हैं कि ये जो कृति है इसके पीछे कहीं आध्यात्म का वो जिक्र करते हैं भूमिका में। तो इस कृति के कलेवर में प्रेम और काम को लेकर के बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न खड़े किए गए कि जैसे प्रेम क्या है, क्या प्रेम केवल शारीरिक सुख है या इसका दूसरा रूप है, प्रेम की सार्थकता के मायने क्या हैं, रूप की आराधना का मार्ग क्या है, पुरुरवा और उर्वशी के द्वंद्व की बात है, उनकी आकुलता का परिचय, ये सारी चीजें इस कृति में आती हैं। तो केवल मैं विवाद का ट्रेंड क्या रहा है हिंदी साहित्य में उस पर बात कर रही हूँ। तो ये जब कृति आई सामने तो वो दौर भी संक्रमण का दौर था, 1961 का समय
आप याद कीजिए तो मूल्यों के संक्रमण का दौर था। ये वो दौर था कि आप नए मूल्यों को अपनाना भी चाहते हैं, पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहते। कुछ जैसे श्रीकांत वर्मा की कविता है ना कि पीली गर्द भरी पश्चिम से आंधी आती, मंडलाती कुछ आशंकाएं, फिर हम किसी अन्य घाटी में जाएं, ऐसा मन कहता है। फिर ये नदी नाले, ये पेड़, ये कुछ तीसरी लाइन मुझे याद नहीं आ रही, कुछ इस तरह की, नदी नाले पेड़ शाखा टहनियां हमें बुलाती, आह इन्हें हम कैसे छोड़ें, माना हम चिड़िया हैं पर जड़ वाली। तो ये मूल्य संक्रमण के दौर की जो बात आई तो मुझे ये कविता याद आ गई। तो ये वो दौर था जो प्रथानुगामी अनुभव से टकराने का दौर था, यानी नए मूल्य जो है वो प्रथानुगामी अनुभव से टकरा रहे, जिस दौर में ये कृति आती है उर्वशी। तो उर्वशी भी शील अश्लील के प्रश्न को, इंद्रिय अतीन्द्रिय के द्वंद्व को घेर करके आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पर भी चलता है, और विचारों की टकराहट की गूंज जो कि जिस तरह से चॉकलेट के प्रसंग में आती है, वैसे ही प्रसंग जो है उर्वशी के संदर्भ में भी आते हैं। और इसमें विवाद इसमें तब शुरू होता है कि कुछ लोगों ने माना कि ये युग की संचेतना का काव्य माना, और कुछ लोगों ने ये कहा कि उर्वशी ऐसा काव्य नहीं जिसमें जैसे नए युग के संक्रमण की बात, नए युग, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा होती जो है वो पूरा ढल सका हो, ऐसा काव्य नहीं है। लेकिन रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध जैसे जो प्रखर चिंतक हैं, आलोचक हैं, उनके लेखों ने उर्वशी विवाद को हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध विवाद बना दिया। रामविलास शर्मा ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उन्होंने उर्वशी को हिंदी काव्य का कीर्ति स्तंभ बताया, और उन्होंने कहा कि कल्पना और यथार्थ का, दर्शन और श्रृंगार का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण के कारण ये जो ग्रंथ है वो मनीषी कवि काव्य प्रेमी के चिंतन और रसास्वादन का केंद्र बनेगा, ये उसी समय उन्होंने कह दिया था। और उन्होंने इसको माना कि ये दिनकर का कीर्ति स्तंभ, न केवल दिनकर का कीर्ति स्तंभ है, उनका समूचे हिंदी काव्य का कीर्ति स्तंभ ये कहा गया। और जबकि मुक्तिबोध जो है इसमें इस कामाध्यात्म की अप्रासंगिकता सिद्ध करने में उन्होंने अपनी पूरी तर्क शक्ति का परिचय दिया, एक अलग अलग छोर पर खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि एक दुर्निवार कामुक अहम ने अस्वाभाविक ढंग से आध्यात्मिक मुकुट पहनने की कोशिश की है, जिसको आध्यात्मिक कृति काम को आध्यात्म बदलने का जो एक जस्टिफिकेशन था, उस पर मुक्तिबोध ने अपनी टिप्पणी की, ये तो एक अस्वाभाविक ढंग से आध्यात्मिक मुकुट पहनने की कोशिश की है इस कृति ने। तो मुक्तिबोध ने कृति में मनोवैज्ञानिक कृत्रिमता का आरोप लगा दिया और कामलीला की परम अवस्था को उन्होंने आडंबरपूर्ण बताया। तो अंत लंबे समय तक ये जो दिनकर की कृति है वो विवाद का विषय बनी रही, और इस पर भी विवाद रहा। लेकिन यही कृति जो है हम ये कहते हैं ना कि विवाद से शुरू, मैंने कहा चर्चित होती है कृति कई बार, लेकिन कई कृतियां विवाद शब्द के काव्यात्मक उत्कर्ष का सेतु बन गई, क्योंकि लगातार इस पर मंथन होता है, चिंतन होता है। तो और इसने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि काम और कामुकता में आपको अंतर करना पड़ेगा, और अगर जो नहीं कर पाता वो स्वयं किसी ग्रंथि से कुंठित रहता है। तो विद्यानिवास मिश्र देव की दीपशिखा की भूमिका में लिखते हैं कि सहज जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में काम कहीं है तो भारतीय जीवन के लिए वो है नहीं है, लेकिन जहां वो कृत्रिमता है वहां वो है हो सकता है। तो ये जो विवाद थे, पहला विवाद मैंने भाषा को लेकर के रखा, दूसरा दो विवाद मैंने शील अश्लील का जो प्रश्न है वो हमेशा जो है साहित्य में क्या, मीडिया में क्या, पत्रकारिता में क्या, हमेशा जो है विवाद का, बहस का, संवाद का जो है जरिया बनता है, माध्यम बनता है। तो ये और भाषा व्याकरण का भी प्रश्न उठाया, क्योंकि साहित्य और भाषा से हम जुड़े हुए हैं। अब समय तो कम है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ विवादों की क्या श्रेणियां रही हैं, विवादों का क्या रंग रहा है, इसलिए एक विवाद का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि ये युग हमारा जो है छायावाद का है, ये प्रयोगवाद है, नई कविता है, प्रगतिवाद है। तो जब भी आप एक के बाद दूसरा पटाक्षेप होता है, दूसरा
दूसरा युग शुरू होता है, तो जिस धारा को आप लेकर के आते हैं बहुत आसान नहीं होता उसका प्रतिष्ठापित होना। नई कविता आई तो नई कविता को लेकर के भी एक बहस, प्रयोगवाद को भी एक अकविता को भी लेकर के एक बहस। तो छायावाद के जो इतने बड़े कवि हैं, महाप्राण निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, जिसने इतने बड़े कवि आपको दिए हिंदी साहित्य में, वो छायावाद भी जब आता है तो उस छायावाद को लेकर के भी, छायावाद पर भी जो बहस चलती है और जो एक पूरा संवाद चलता है जिस तरह से, तो कभी आज ये नई पीढ़ी ये समझ ही नहीं सकती कि निराला, महादेवी, जयशंकर प्रसाद और पंत जैसे छायावादी जैसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो हैं, जो आज इतने प्रसिद्ध हैं, और वो जिस दौर के, जिस धारा के हैं, उसको प्रतिष्ठापित होने में इतनी बहस हुई होगी, इतने आरोप लगे होंगे। जिस छायावादी कविता ने स्वाधीनता संग्राम और विश्व युद्ध की विभीषिका के दौर से गुजर करके काव्य की व्यापक सार्थकता को विशिष्ट आयाम दिया, जिसने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता को तोड़ करके काव्यात्मक रूढ़ियों को भेद करके अलग रास्ता बनाया, जो छायावाद आज के हिंदी साहित्य के में एक युग विशेष का द्योतक है, उसको पग पग पर टकराव और उग्र विरोध झेलना पड़ा। और छायावादी कविता की भाषा, भाव, छंद, शैली पर इतने छिछले और क्रूर आक्षेप लगे हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके कल्पना जगत पर, भाव जगत पर निरंतर आक्रमण और प्रहार हुए। जयशंकर प्रसाद के इस उद्घोष में किसी ने विश्वास नहीं किया कि अपने भीतर के से मोती के पानी की तरह से अंतर का स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है। इस उद्घोष पर शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया। आरोप ये लगा कि देश में जब जागरण की लहर चल रही थी, तब ये प्रेम और विरह का आलाप राग आलाप रहे थे। युग धर्म का निर्वाह न करने का आरोप लगा। वैयक्तिक चेतना को निशाना बनाया गया कि युगीन सत्य को नकारा गया। तो छायावादी कविता पर भी आरोपों का सिलसिला बहुत लंबा है। तो जिस समय छायावाद का प्रस्फुटन हो रहा था, फिर वही महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय सरस्वती के माध्यम से साहित्यकारों को प्रतिष्ठित भी कर रहे थे, उनको जमा रहे थे, और वही महावीर प्रसाद द्विवेदी इन छायावादी कवियों को छापने को तैयार नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर उस समय लिखते हैं कि रीतिकाल के ठीक बाद वाले काल में जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना वो थी स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी प्रचार, और द्विवेदी युगीन कविगण नारी का जो कामनी रूप था उससे आंखें चुराने लगे, और श्रृंगार की कविता लिखते समय कवियों को ये लगता था कि दयानंद पास खड़े ही सब कुछ देख रहे हैं। तो छायावादी कवि भी प्रत्यक्ष नारी के बदले जूही की कली का आश्रय लेकर के अपने भावों का रेचन करने लगे। इस तरह की बात आती। तो जब ये लिख रहे थे तो जूही की कली निराला की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दी थी, और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को वो छापने को तैयार नहीं थे। जयशंकर प्रसाद ने अपने भांजे से कह करके इंदु पत्रिका निकलवाई, जो उनके संपादक के रूप में जो उनके भांजे का नाम होता था, लेकिन सब जानते थे कि वो जयशंकर प्रसाद की पत्रिका है। तो अपने को स्टैब्लिश करने के लिए पत्रिका निकलवानी पड़ी, और इसके अलावा छायावाद का औचित्य सिद्ध करने के लिए शीर्षक का, छायावाद का इस कविता को स्थापित करने के लिए बराबर उन्हें लिखना पड़ा, आलोचक की भूमिका में आना पड़ा। तो और छायावादी कवियों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत इस तरह के शब्दों से भी उनको कल के छोकरे और इस तरह की बातें भी उनके लिए कही गई। तो छायावाद को भी प्रतिष्ठापित करने, छायावाद को भी लेकर के एक बहस रही है, और लगातार पंत जी को लिखना पड़ा। छायावाद शीर्षक से जो है बहुत सारे लेख लिखे गए। तो इतना आसान नहीं था छायावाद की प्रतिष्ठापना भी। तो ये भी इस तरह की बहसें, जो प्रयोगवाद या नई कविता या छायावाद, इस तरह से कविता के एक युग को, धाराओं को प्रतिष्ठापित करने को लेकर के भी एक पूरा आंदोलन चलता है, और एक
पूरा एक कहना चाहिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के आप पूरे साहित्यिक जगत को, जो आपकी कृतियां हैं, आप जिस नए धारा की तरफ जा रहे हैं, नया मोड़ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नई चीज को स्वीकार करने में एक वक्त लगता है। ये जो विवाद हैं भाषा को लेके, व्याकरण को लेकर के, और ये तमाम सारे विवाद ये बताते हैं कि जो विवाद है, चाहे वो भाषा और व्याकरण संबंधी विवाद हो, चाहे नैतिकता और नैतिकता को लेकर के हो, चाहे वो साहित्य की किसी नए मोड़ को प्रतिष्ठापित करने के लिए हो, इन विवादों का, इन बहसों का, इन संवादों का, सहमतियों का, असहमतियों का एक लंबा सिलसिला जो है साहित्य के फलक पर रहा है। और अगर हम इनसे परिचित होते हैं तो हमारी साहित्य की और साहित्य और संस्कृति की विरासत में सब कुछ कितना मंथन करने के बाद, कितना चिंतन करने के बाद आगे बढ़ता है, समृद्ध होता है, विकसित होता है, उसको विस्तार मिलता है। इन सारी चीजों से हम परिचित हो सकेंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी हमें सोचने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि समय जो है हो रहा है, और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। किसी की कुछ प्रश्न हो तो उनको जरूरी है। अद्भुत मैम, बहुत बढ़िया। और समय तो बहुत पहले हो चुका था मैम, लेकिन जनरली मैं बीच में रोक देता हूँ कि नहीं, जनरली मैं रोक देता हूँ बीच में कि अब नहीं मैम, बहुत आनंददायक, इतना बेहतरीन व्याख्यान था मैम, जनरली मैं बीच में रोक देता हूँ कि अब हो गया, लेकिन अभी भी यदि आप नहीं क्योंकि वास्तव में जो ये कहा गया है ना कि जो सभ्य और असभ्य वाली जो बात है, और शिक्षा के माध्यम से हम कैसे असभ्य को सभ्य बना सकते हैं बिना कुछ अपनी वाणी के द्वारा, वो आप चरितार्थ कर रही थी मैम। आलोक सर, एक बात मैम से मैं भी कहना चाहूंगी, एक बात। हाँ, दो बात कहिए मैम। हाँ, कुमुद मैम, मैं बता देना चाहती हूँ, शोध ग्रंथ का जो मेरा विषय था वो मैंने आज से 17 साल पहले मैंने विरोधी स्वरूप का तुलनात्मक विवेचन निराला का, ये मेरा विषय रहा है। तो आज आपके वक्तव्य को सुन करके मुझे वो सारी, पूरा जो शोध के लिए मैंने अध्ययन करा था, सब कुछ मुझे वो फिर से पुनरावृत्ति हो गई। तो मैम, विरोधी और विवाद तो हमारे मानव के मूल उत्स में विराजमान है। तो आज आपने जो साहित्यिक चर्चा इस रूप में रखी, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पुनरावृत्ति सारी चीजों की हो गई। बहुत अच्छा लगा। समय की सीमा का तो आज कोई बंधन ही जैसे लग रहा है नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं सारी चीजें तो मैंने छोड़ी ना, जैसे निराला का आपने नाम लिया, मतलब ये जो आप विवाद बहस का, इसमें भावों की भिड़ंत वाला वो भी प्रसंग बहुत रोचक है। वो तो बहुत कभी आगे जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मतलब सही में बांध कर रखने वाला व्याख्यान था। और टिप्पणियां भी बहुत सारी प्रतिभागियों की इसी संदर्भ में है इसी मैम। संदर्भ में, हाँ, बहुत सारी एक मैं पढ़ देना चाहती हूँ आपके लिए। डॉक्टर बाबूगिरी जी लिखते हैं, समादरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आज आपने साहित्य में विवादित स्वर इस व्यापक विषय को सर्व सामान्य पाठक के स्तर पर आकर बड़ी ही सहजता के साथ विश्लेषित किया है। विवाद इस शब्द को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। भाषा और व्याकरण, श्लील अश्लील साहित्य की धारा को प्रतिष्ठित करना आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक विवाद को अत्यंत तार्किक पद्धति से स्पष्ट किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त जी के भाषा और व्याकरण संदर्भ में हुए विवाद ने प्रतिभागियों को भाषा और व्याकरण को लेकर नए सिरे से सचेत किया है, और आपका आभार कर रहे हैं। मैम, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे के लिए हाँ, बहुत सारे लोग जो हिंदी के नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबको बांध के रखा मैम, वही मैं कह रहा था। और किसी ने ये नहीं कहा, सब लोग लगातार लिखते जा रहे थे। आप तो मैम बोलने में मशगूल थी, हम लोग पढ़ते जा रहे थे और कह रहे थे कि चलने दिया जाए, चलने दिया जाए, चलने दिया जाए। तो ये है। खैर, मैं तो मैम आपको सुनता रहता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन नए लोगों के लिए नई बातें ये बहुत बेहतरीन। और आज वास्तव में मैंने भी कुछ नया सुना। हर बार मैम ये नया नया लेकर जो आती हैं, तो ये तो है। बिल्कुल, और कुछ कोयल जी नया कुछ कहना चाहती हैं, लग रहा है कि आपका तो 4 मैं कह रही हूँ जी मुझे लगा, मैंने कहा कि बहुत कुछ नया सीखने को मिला आज। थैंक यू सो मच। जी जी, बढ़िया।
मैम हम आपको हमेशा सुनना चाहेंगे इसी तरह। मैम से साधिकार समय मांग लेंगे। बिल्कुल। और आप सुनते रहिएगा। नहीं, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना शिवानी मैम? एक आध चैट में देख लेती हूँ। एक दो प्रश्न है। किसी ने हाथ उठाया है तो हो चुके हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओह गॉड, आलोक जी आप मुझे टोक 4 बजे। नहीं मैम, नहीं मैम, कोई बात नहीं। मजा अच्छा, ये रामानंद पांडे जी हैं, इनको शायद कुछ पूछना है, तो रामानंद पांडे जी को मैं प्रश्न तो है, पर अगर किसी ने हैंड रेज किया है तो आप देख लीजिए। हाँ, हैंड रेज ही है, 2 लोगों को ले लेते हैं, रामानंद हाँ। पांडे जी को और शिखा सक्सेना जी को, तो इन दोनों से पूछ लेते हैं कि सब व्याख्यान सुन के इतना अभिभूत हो गए कि प्रश्न लिखने की किसी को ध्यान ही नहीं है। नहीं, प्रश्न है 1-2, लेकिन हाँ, वो बहुत वैसे है कि कुछ चर्चा हो जाए तो और आनंद आता। लग रहा है चॉकलेट पढ़ना ही पड़ेगा। चॉकलेट ये बताएं। जोड़ लिया अभी जुड़े नहीं जोड़ है। तो लिया मैंने मैम। दिख तो नहीं रही। पैनलिस्ट में तो 5 की जन दिख रहे हैं। हाँ सर, जुड़ रहे होंगे ना। किसी और को भी को होस्ट बना दीजिए। देखो जी हाँ, एक तो सर जुड़े हैं, महेंद्र जी बोले। जुड़े तो हैं। शिखा जी भी जुड़ गई। महेंद्र जी, शिखा जी बताएं। सर कुछ कहना है? आप कुछ कहना चाहते हैं महेंद्र सर? माइक हालांकि उनका ऑन है। चलिए 1-2 लोग और हैं जिनको कर लेते हैं। आलोक जी। जी मैम। डॉक्टर पुष्पा वाली जी को भी धन्यवाद दे दीजिए, उनके मोबाइल से जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो फोटो देख रहा था मैम का उस पे। हाँ, प्रणाम मैम, प्रणाम। हम सभी प्रणाम। और मैम का नंबर भी मेरे पास आ गया, इसी बहाने सेव कर लिया मैंने नंबर, मैम का नंबर। बहुत ही अच्छा। और मैं तो डर गया था कि कहीं मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर हम मैम के व्याख्यान से आगे करती हूँ लेक्चर अपना। जी 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 जी, हमेशा ये दरवाजा खुला रहता है। बिल्कुल बगल में मेरा घर, मालूम है कि नहीं आलोक? हाँ हाँ हम लोग बिल्कुल। आप जाऊंगी अपने आप को वापस चले जाऊंगी। नहीं मैम, बहुत बढ़िया मैम। हाँ महेंद्र जी बोले। साधना अग्रवाल मैम आप भी जुड़ी हुई हैं, बताएं मैम। जी बताइए, प्रश्न करिए। प्रश्न करिए साधना जी, महेंद्र जी, शिखा जी। जी नमस्कार। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार कुमुद मैम जी। जी बताएं। बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान सुनकर। चूंकि इसी विषय पर मेरी भी पिछले साल किताब आई है 2 खंडों में। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में विवाद। अच्छा, कौन बोल रहा है, नाम बताएंगे? साधना अग्रवाल। अच्छा, ठीक है साधना जी। तो बिल्कुल मुझको ऐसा लगा कि मैं भी काम कर रही हूँ इस पर, तो मेरा काम तो बहुत धीरे चल रहा है। जब मैंने अनुपम को बताया था, तो अपना अनुपम ने कहा था मुझे कि साधना की किताब आई है मैडम, तो मैंने कहा तो उसमें लगभग ये सारे विवाद समेटे गए हैं जिसमें आपने जिस पर चर्चा की है, लेकिन एक दूसरे पक्ष से आपने उसको रखा, तो मेरा भी बहुत ज्यादा मुझे लगा कि मैं और ज्यादा समृद्ध हुई हूँ आपके व्याख्यान से, और ज्यादा नई चीजें पता लगी हैं। थैंक यू साधना, थैंक यू। जी तो बहुत धीरे कर रही हूँ काम कुछ पर बहुत धीरे कर रहा। नहीं ठीक है। रजौरिया साहब लिखते हैं अद्भुत अकल्पनीय व्याख्यान। महेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? शिखा मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? और एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, B422FE6 है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है। शिखा जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। शिखा मैम। सर मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा। बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा दिया कि लग रहा था कि बस धारा प्रभाव बोलती रहे। थैंक यू सर।
अच्छा, बहुत बढ़िया शिखा मैम। शिखा मैम, आपका सब्जेक्ट क्या है? शिखा मैम, आपका विषय क्या है मैम? कि सर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। हाँ कुमुद मैम, मैं जानबूझ के मैं पूछ रहा था कि ये हिंदी वाले नहीं है, ये राजनीति विज्ञान के हैं, क्योंकि अब सामने रहने से, क्लासरूम में तो बैठने से क्या हो जाता है कि हम पता चलता है, यहाँ तो इतने लोग जुड़े हुए हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये राजनीति विज्ञान की हैं। महेंद्र जी, महेंद्र जी आप इसको कराइए, आवाज क्यों नहीं आ रही है इसमें? हाँ, महेंद्र जी, आपका कुछ है सवाल, या B422FE, और किसी के मन में कोई सवाल है तो बता दीजिए। नहीं, यही है कि मैम के किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपने इतनी नहीं, प्रश्न बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूँ एक दो प्रश्न। एक तो देव बिहारी विवाद के विषय में है, शानदार टाइम का, इसलिए दीनदयाल सर अच्छा। लिख रहे हैं, मैम के व्याख्यान में सभी जिज्ञासाओं का स्वयं शमन हो गया, इसलिए प्रश्न गूंगे हो गए हैं। ठीक है, अब जो है मैं फिर विदा लेती हूँ आप लोगों से, अगर सवाल नहीं है तो। नहीं मैम, एक पायल लिहारे जी हैं, शायद MP से हैं। अभी विदा नहीं, अभी नहीं, बस एक लास्ट पूछ के। प्रणाम मैडम जी, आपके व्याख्यान से हम अभिभूत हैं। मुझे लग रहा है पायल जी और उनके हस्बैंड दोनों साथी होंगे, इसीलिए हम लिख रही हैं वो, क्योंकि लगातार हमारे साथ वो जुड़ी रहती हैं हर प्रोग्राम में। इस विषय पर मेरी रुचि थी, हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, साहित्य के ऐसे विवादित पहलुओं को और गहन अध्ययन कैसे किया जा सकता है? जी मैम। अगर बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो 2 पुस्तकालय ऐसे हैं, एक नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी चले जाएं और एक माधवराव सप्रे लाइब्रेरी चले जाएं, जो कि भोपाल में है। तो जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं, उन पर आपको ये विवाद मिलेंगे। और अगर किसी जो पत्रकार है उनकी रचनावली आ चुकी है, तो वहां से भी उन लेखों का आप चयन कर सकते हैं जहां से आप। अच्छा, अनुशब्द जी मैम लिख रहे हैं कि हमेशा की तरह, अनुशब्द जी लिख रहे हैं हमेशा की तरह साहित्य को पढ़ने समझने का एक नया नजरिया दिया मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और यही आभार मैम हम सबकी ओर से, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हो कोई असभ्य उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा दे, अज्ञानी के मन में जो ज्ञान का दीप जला दे, हर साहित्य की जो दर्द की दवा बता दे, मैम वह रहा आपका व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन तो शिवानी जी करेंगी, मैं तो अपने हृदय की बात कर रहा था। धन्यवाद ज्ञापन तो शिवानी जी करें। हाँ, ये मेरी बात थी। धन्यवाद ज्ञापन शिवानी मैम करेंगी। जी मैम, अब धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे सूझ नहीं रहा कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इतना व्यापक फलक आपने 3-4 विवादों के माध्यम से ही यहाँ पर हमारे सामने रखा कि हिंदी का एक तो क्षेत्र इतना बड़ा है, विषयों की व्यापकता, और हिंदी जिस रूप में आधुनिक दौर में आई, चाहे वह ब्रजभाषा से लेकर खड़ी बोली में आने तक की, और व्याकरण की स्थिरता के प्रश्न, और आपने इसे आरंभ में ही संगीत से जोड़ा कि विवादी स्वर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी ने जब कहा कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, आपने उसी तरह से बिल्कुल बताया कि अगर कोई कुशल व्यक्ति हो तो वह इस रंग का इस्तेमाल अपनी बात और अधिक सुंदर बनाने के लिए कर सकता है, लेकिन अनाड़ी हो तो फिर खेल का सत्यानाश भी हो सकता है। तो विवादी स्वर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे रचना का सौंदर्य द्विगुणित हो उठे। और इसके साथ ही आपने जिन विवादों की चर्चा की, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पहलू खुले जिनसे हम जुड़े, जिनके विषय में हमने जाना, और पूरे आयोजक मंडल की ओर से, प्रतिभागी बंधुओं की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और थोड़ी जिज्ञासाएं बाकी रह गई हैं, सुनने की पिपासा रह गई है। हम फिर से आपसे अगली बार आग्रह करेंगे, कष्ट देंगे नहीं। मैम को हम निवेदन करते हैं, मैम मान जाती हैं तो हम अगली बार फिर अगले FDP में मैम को इसके आगे की सुनेंगे। लेकिन एक बात तो है, विवादित स्वर मैम आपने लिया, लेकिन अविवादित रूप से हमें सब कुछ आपने समझा दिया,
जिसमें बिल्कुल कोई विवाद आपने नहीं रहा, विवादी स्वर को साध दिया हमारे साथ, साध दिया। जी मैम, सुर थैंक यू साधक। मैम, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम मैम, आभार मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आगे का शिवानी मैम, इसके बाद का हम शुरू करें अपना। अब मुझे जान हाँ हाँ, ठीक है, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं मैम। हाँ, तो गरिमा जी, इसके बाद के जो 10 लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी नाम 10 लोग बताइए। हैं आज हाँ केवल बस 10, हाँ 10 10 लोग हैं। तो फ्रेश लिस्ट में बचे हैं सर, पिछले जो बचे हुए 8-10 रह गए थे। अरे मैम, उतना आप जल्दी जल्दी बताइए पहले। अच्छा, आपके ठीक पास है। हमेशा सूची बहुत बड़ी रहती है। अरे तो सर सूची कैसे छोटी कर दूं? गरिमा जी क्या कर सकती है, सूची ही ऐसी है। रन विजय पासवान जी है, डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर अमित कुमार जी। अच्छा, एक मिनट, अभय कुमार जी मैं जोड़ता रहता जोड़ते हूँ। जाते हैं ना। हाँ, जी, सब लोग जोड़ते चले। अभय जी को को मैंने होस्ट जोड़ दिया। बना दो ना, तो मैं भी फटाफट जोड़ देती हूँ। हाँ, मैं को होस्ट सबको बना रहा हूँ। एक मिनट पहले सब लोग जैसे जैसे जोड़ देंगे ना। अभय जी को जोड़ दिया मैंने। डॉक्टर अमित कुमार जी, ये रन विजय पासवान। एक मिनट पहले बना दूं सबको। को होस्ट कोयल बनाएंगे जी, तो जल्दी जल्दी कोयल जी आप भी जोड़ दीजिए। कोयल सर जी मैं ना मोबाइल से जुड़ी हूँ, अच्छा, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। मुझको बनाइए, मैं जोड़ बना, देती हूँ। पावर नहीं है सर। बना दिया मैम, हाँ, बना जी दिया। जी आपने लिखा था। हाँ, जी सर। अभय जी को जोड़ दिया मैंने। अमित जी को, अमित जी को जोड़ रहा हूँ मैं। एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए बस आप। हाँ, अभय जी, अमित जी और रन विजय पासवान जी। रणविजय, अमित जी को भी जोड़ दिया। अगला नाम बता दीजिए। हाँ, रन विजय पासवान, डॉक्टर हरदीप कौर। ये तो हरदीप, कल भी थी हरदीप जी। नहीं, हाँ कल हरदीप मैम नहीं जुड़ पाई थी मैम। हरदीप कौर, डॉक्टर नेहा कल्याणी। ये रेज हैंड भी कर देंगे तो जल्दी से तुरंत जुड़ जाएंगे। डॉक्टर नेहा नेहा कल्याणी कल्याणी, को जोड़ दिया। और ये अगला बुद्धिराम जी, हैं? बुद्धिराम जी, कौन राम जी? बुद्धिराम जी, बुद्धि मैं जोड़ रही हूँ, आप अगला बताइए। बुद्धिराम जी, बुद्धिराम जोड़ दिया, बुद्धिराम भी जोड़ दिया मैडम। और दिया। डॉक्टर कल्पना, कल्पना, दुबे, कल्पना दुबे जी। नहीं, डॉक्टर कल्पना शिवम मयानी जी, ऐसे कुछ प्रिंट नहीं क्लियर है इसमें। एक कल्पना जी को मैंने जोड़ा है, नहीं है क्या? शिवम मयानी जी शायद, प्रिंट में स्पेलिंग नहीं सही है। प्रोफेसर कल्पना शिवम मयानी जी, और इसमें डॉक्टर, नाम नहीं आ रहा मैम से। अच्छा, और मैं अगर भी है या किसी और नाम से है तो हाँ चैट में लिख दें। मनोज कुमार यादव जी, मनोज मंजुल के नाम से जो जुड़े हैं। ये तो सर इतने ही, ये कल जो अंतिम लिस्ट में बचे हैं, और उसके बाद जो कल जुड़ते जुड़ते नहीं हो पाए थे। हाँ, तो पहले कल वाला खत्म कीजिए मैम। जी सर, पहले कल वाला खत्म कर देते हैं जल्दी से। ये रन विजय और सबसे निवेदन है कि 5-5 मिनट में लेके खत्म करेंगे अपनी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रणविजय जी नहीं जुड़े हमारे साथ। अच्छा, अभय जी जुड़ गए। हाँ, डॉक्टर अभय कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जुड़े हुए हैं। सर मैं टाइम देखूं क्या सर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैम।